नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी, इस महीने का आखिरी, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी कारोबारी सत्र आज एंड हुआ और अच्छे नोट के साथ, एक हैप्पी नोट के साथ मार्केट्स आज क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। हरे निशान में बाजार की क्लोजिंग हुई। हालांकि जो तेज़ी फर्स्ट हाफ की थी या एक समय में थी वो थोड़ी सी फिजल आउट ज़रूर हुई हाई लेवल से, लेकिन फिर भी इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ। पीएसयू बैंक करीब 2-2.5% की तेज़ी में बंद हुए। पीएसयू नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स करीब करीब 1/4% की ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी में करीब अच्छे नोड पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। आईटी इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ। ऑटो इंडेक्स में एक बढ़िया खरीदारी थी, 1.5-1.25% के आसपास का उछाल था। मारुति से स्टॉक अपनी नए हाइस की तरफ पहुंचते हुए दिखाई पड़े और ओवरऑल में निफ्टी बहुत ही शानदार क्लोजिंग रही। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 29%, 28% के आसपास का एक तेज़ी रही। 29% मान लिया मोटा मोटा निफ्टी सेंसेक्स में क्लोजिंग रही। निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा अंडर परफॉर्म रहा, लेकिन 15% की तेज़ी वहाँ पर भी आई। बेस्ट गेन रहा रियल्टी का, 150% के आसपास ही गेन निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने दिया। पीएसयू 100%, पीएसयू बैंक 100%, इस तरह की तेज़ी रही। ऑटो 75, एनर्जी 75, फार्मा 60, ये टाइप की जो अपमूव है वो मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़े। मल्टी बैगर रहे पीएसयू स्टॉक्स, तो 400% की गेन, 450% की गेन रहे आईआरएफसी एंड ऑल में। तो जितने आरवीएनएल हुआ, आईआरएफसी हुआ, पीएफसी आरईसी हुआ, इन सब में 250, 300, 500% के आसपास गेन थे। बीएससी 500% के आसपास गेन देकर गया प्राइवेट में। आईपीओ में बेस्ट आईपीओ रहा है रेडा, करीब करीब 300, 350% गेन वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। सो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। सबसे कम गेन जहाँ पर आए वहाँ पर भी 15% गेन रहे हैं, वो भी एफएमसीजी रहा है। तो ओवरऑल एक बढ़िया फाइनेंशियल ईयर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा आज के लिए। अदरवाइज पीएसयू बैंक जोरदार तेज़ी में थे। आज वो लेटेंट व्यू में खबर है एक्विजिशन की, उसका एक इम्पैक्ट था। अदानी पावर में खरीदारी थी, अंबुजा सीमेंट में फैमिली ऑफिस ने खरीदारी की है उनके, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सो ऐसे करके अलग अलग न्यूज़ फ्लोज, अलग अलग ट्रिगर, अलग अलग इवेंट जो कि मार्केट में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसके हिसाब से बाजार में कामकाज था। वीआईपी की एनालिस्ट मीट थी, 12-13% के आसपास का उछाल वहाँ देखने को मिला एक समय पर और अच्छी एनालिस्ट मीट का इम्पैक्ट था। पहले इंडिगो में देखा हमने और सेम एनालिस्ट मीट का इम्पैक्ट हमने वीआईपी इंडस्ट्री में भी देखा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट Q4 अपडेट के बीच में स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई। सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता भी इनके लिए और एक अच्छे नंबर रैंप अप की बातचीत भी है। तो ऐसे न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन ट्रिगर पे इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा। अब आगे के लिए आपके लिए पहले तो ऑटो सेल्स के नंबर ही आएंगे। जैसे हम सोमवार को पहुँचेंगे ऑटो सेल्स के नंबर होंगे। कई सारी ईवी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए हैं 10% के आसपास, तो वो भी एक बड़े ट्रिगर के तौर पे रहेगा। इंश्योरेंस में भी कुछ बदलाव हैं। आज से वो निफ्टी का हिस्सा भी अब यूपीएल नहीं रहा, यूपीएल बाहर हो गया है। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का हिस्सा हो चुका है आज से। सो वो भी अब आपको दिखाई पड़ेगा, नई सीरीज़ के अंदर वो भी लागू है। और विद टाइम जो और फेरबदल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जो 25 नए T+0 एक्सपायरी वाली कंपनियां हैं वो भी आपको दिखाई पड़ेंगी, जिनकी नए लिस्ट आ चुकी है। अब स्लोली एंड स्टेडली T+0 या रियल टाइम सेटलमेंट, इस तरफ हम जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स चेंज होंगे, ईपीएस को लेके, एनपीएस को लेके, क्रेडिट कार्ड्स को लेके, चार्जेस को लेकर। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ाए 2% के आसपास। ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप नज़र बना के रखिएगा। प्लस अर्निंग सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी 5 अप्रैल से धीरे धीरे। फिर आप वो आईटी अर्निंग्स आएंगी और आईटी अर्निंग के बाद फुल फ्लेज्ड अर्निंग सेकेंड हाफ, थर्ड वीक से आना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको नज़र रखनी होगी। बाकी अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहले कुछ सवाल ज़रा देखूं कहाँ से आ रहे हैं कि नहीं। ओके, ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, HDFC बैंक को लेकर क्या करें। सर अगेन HDFC बैंक के केस में एक ही चीज़ है कि अगर पेशेंस है आप में, देन तो इट्स अ गुड बैंक टू इन्वेस्ट, बट अगेन यू नीड अ गुड पेशेंस फॉर दैट। और अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है बहुत सारे अच्छे विकल्प आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन दिस बैंक नीड्स पेशेंस, क्योंकि वो कंसोलिडेशन चल रहा है। जब तक कंसोलिडेशन पूरा नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो जब तक नई एंटिटी पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं होगी, नंबर्स देने नहीं शुरू करेगी, सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। सो अब वो कब तक होगी, कैसे होगी, इस पर नज़र रखना होगा। लेकिन अदरवाइज़ एज ऑफ नाउ
तो आप बेटर इसकी बने रहो। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो। छोटी अवधि के निवेशक हो तो HDFC बैंक इज़ नॉट द राइट बैंक फॉर यू। वैसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी हुआ है इसके साथ अभी रिसेंटली कि HDFC बैंक एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता है, 1300 से 1500 के बीच में। 1475 इसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिसके आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो शायद टेक्निकली भी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, तो आप उस हिसाब से भी इस पर नज़र रखना। श्याम जी का सवाल है, सर आई हैव 40 शेयर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प विद 70% प्रॉफिट एंड आई हैव बुक्ड प्रॉफिट कंप्लीटली एंड बॉट 60 shares of Asian Paints average price. Similarly, I am sitting with 42% profit in T-shirt. I am thinking of booking the profit to buy Tech Mahindra because Tech Mahindra has not run up. तो पहले वाला पार्ट सही है श्याम जी, आपने प्रॉफिट ले लिया, फ्री के शेयर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एशियन पेंट ले लिया, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, अच्छा ही है। इनफैक्ट आपने हीरो मोटोकॉर्प को डिस्ट्रेस में खरीदा और बेचा गेन में, और अब एशियन पेंट को आप डिस्ट्रेस में खरीद रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली गेन पे बेचेंगे आगे। और रही बात TCS के केस में, TCS के केस में थोड़ा और वेट कर सकते हो आप, क्योंकि 42 से ज़्यादा गेन तो आपको अभी पहले ही मिल रहा होगा। 50% गेन तो अभी आ गया होगा जब ये 4200 हिट करके आया था, थोड़ा काम डाउन हुआ है। तो इसको आप अगर चाहो तो इफ़ इन केस IT के नंबर्स में TCS के नंबर बेटर मिल जाते हैं आपको, तो एक बार को शायद वो दाम दोबारा दिखे तो आपके गेन वापस रिवर्स होंगे उस समय, तो एक बार को आप कर सकते हो ये फॉलोअप। रेस्ट मतलब हार्म नहीं है, बट वेयर टू एग्जिट इज़ क्रूशियल। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सब्सटेंशियली गेन आ रहा है आपको, तो TCS वैसे भी 3900 4000 पे आके घूम जाता है हर बारी, तो 4000 4200 मिले कहीं तो आप अपनी स्ट्रेटजी कंटिन्यू कर सकते हो। बट एंड टेक महिंद्रा भी चला है, सो एक बारी रिलेटिव दोनों को चेक कर लेना कि ज़्यादा कौन सा चला है, टेक महिंद्रा की TCS, और उसके हिसाब से कॉल ले लेना, लेकिन रणनीति सही है आपकी। सर आई एम होल्डिंग एलिकॉन एंड करंटली आई एम इन नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, शैल आई एग्जिट नाउ एंड बाय BHEL? नहीं सर साहब, पहले इज़ बेटर इज़ एलिकॉन कंपेरेटिवली, क्योंकि BHEL चला बहुत ज़्यादा है वन, और दूसरा आज तो चला था ऑर्डर ही खबर के बीच में, 4000 करोड़ का ऑर्डर मिला था इनको अदानी से, जिसके बीच में चलता हुआ दिखाई पड़ा। बट कंपेरेटिवली सिचुएशन वाइज एलिकॉन इज़ बेटर, नंबर वाइज भी और अदरवाइज भी। लेकिन ठीक है, रेस्ट इज़ चॉइस। एलिकॉन क्योंकि बहुत लंबे समय चलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर डील में नीचे मिल जाता तो बात अलग है। बट एलिकॉन इज़ अ गुड कंपनी। इवन अगेन BHEL भी अच्छी है, लेकिन एलिकॉन के फेवर में ज़्यादा मार्क्स हैं इस समय सो फार। अदानी इंटरप्राइज एट FPO प्राइस, व्हाट टू डू नेक्स्ट? मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हो अभी भी इसमें, क्योंकि एक बड़ा जूस इसमें अवेलेबल है डीमर्जर को लेकर, जो कि पेंडिंग है, ख़ास तौर से कि एयरपोर्ट बिजनेस को लेके, इनके रियल्टी बिजनेस को लेके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके साथ डीमर्जर में आ सकती हैं आगे चल के। सो एज ऑफ नाउ तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। वैसे ही ब्रोकर हाउसेज टारगेट 5500-6000 रुपये के आसपास के आ रहे हैं, सो वो लिहाज से भी आप बने रह सकते हो, तो ज़्यादा बेटर इस बने रहना। और वैसे भी अभी तो FPO प्राइस आया है, सो जो भी लोगों ने अलॉट किया होगा, जिन भी इंस्टीट्यूशंस को, उन्होंने कुछ सोच के इसमें पार्टिसिपेट किया होगा ना, सो उनको तो अभी गेन आना बाकी है, तो मेरे ख्याल से बने रहो आप अभी। L&T माइंडट्री, राजू जी आज ही सुबह ये एक शो में हमारे साथ कोई थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा था L&T, हाँ नीरज जी के शो में एक गेस्ट आए थे, तो उनसे पूछा गया था कि L&T इन्फोटेक माइंडट्री में क्या करें। राजेश सातपुते थे उस समय, तो उन्होंने बात बोला कि अभी तो होल्ड करिए, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद ना भी हो, लेकिन 4700-4800 आपके लिए एक स्टॉप लॉस बताया था उन्होंने, उसको आप फॉलो कर सकते हो और बने रहो स्टॉक के अंदर, और जस्ट वेट एंड वॉच कैसे इसमें चीज़ें आती हैं। ऑलरेडी करेक्ट हुआ है काफ़ी हाई लेवल से, सो अब अर्निंग के बाद बहुत करेक्शन मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन विद टाइम अभी तो आप एटलीस्ट बने रहो और स्टॉप लॉस को फॉलो करना 4700-4800 का, और डेवलपमेंट में नज़र रखना, क्योंकि ये हाल फिलहाल की तेज़ी के बाद पहली बार नीचे आया, तो शायद रिएक्शन बहुत ज़्यादा ना देखने को मिले। हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें? वैभव सर देखो, नंबर्स वाइज तो ये पहले से इम्प्रूव हो रहा है, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके नंबर बेटर हो रहे हैं। बहुत समय से क्योंकि शेयर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वैल्यू वाइज भी अब बेटर हो रहा है पहले से, क्योंकि EPS इम्प्रूव हो रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर, और शेयर क्वार्टर बाय क्वार्टर नीचे आ रहा है। सो ये पार्ट तो ठीक है। कल भी मैनेजमेंट आया था हमारे यहाँ, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री देखे गया AI को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, और आप सुन भी सकते हो, 1:30 बजे के शो में कल चले भी थे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा तो कोई निगेटिव सेंटिमेंट यहाँ दिख नहीं रहा, मतलब जो और सवाल आ रहे हैं सुबेक्स एंड ऑल लेवल के, उनके आगे तो ये कंपनी फिर भी बहुत बेटर है। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने ही रहो, एंड बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक अ स्टॉप लॉस अलॉन्ग।
तो पुराना स्टॉप लॉस अब कहीं नहीं है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जहाँ QIP आया था वहाँ से भी शेयर 23-24% नीचे कामकाज कर रहा है। सो वैल्यू वाइज वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर QIP में किसी को शेयर अलॉट हुए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट होंगे आप चेक कर सकते हो, तो QIP के दाम पे अगर किसी SBI को या किसी LIC को या किसी फंड को अगर शेयर अलॉट किया और वहाँ से शेयर 22% नीचे, तो कल को उनके पास भी राइट है पूछने की शेयर अलॉट क्यों करने के बाद नीचे क्यों आया। तो एक बार को उस समय पर भी शायद मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करे, बट मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा कोई अब डाउनसाइड है इसके अंदर। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो और एक्यूमुलेट कर पाओ, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, बट अगेन एक बड़ा स्टॉप लॉस कहीं पर आप मान लो और उसके हिसाब से 52 इस लो पर है तो स्टॉप लॉस अभी नहीं दे पाऊंगा मैं, इसलिए कोई स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें एटलीस्ट बने रहो और विल सी टू इट कैसे आगे काम करता है इसके अंदर। ओके जी, HPL इलेक्ट्रिक कैसी कंपनी है? प्रमोटर में हेवेल्स है 22%। शर्मा सर, इसमें केस भी चला था, आप कभी चाहें तो गूगल करना, HPL इलेक्ट्रिक वर्सेस हेवेल्स को लेकर। तो ये इसका स्टेक है लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड मामला है, ये कुछ चाचा ताऊ का इशू है, कुछ ऐसा कोई डिस्प्यूट है। सो आई एम नॉट वेरी कीन, बट यहाँ पर ये स्टेक हेवेल्स का नहीं है जो मतलब दिखता है एक्सचेंज पे हेवेल्स के नाम से, लेकिन कुछ इसके अंदर है इशू, कोई डिस्प्यूट है या वो डायरेक्ट है नहीं, वो उन्होंने उनकी उसमें भी मेंशन किया हुआ था कि ये हेवेल्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपनी प्रेस रिलीज में भी जब IPO आया था तब। सो अगर ये ट्रिगर के आधार पर ले रहे हो फिर तो अभी अवॉइड करो। चल रहा है शेयर क्योंकि वो स्मार्ट मीटर के ऑर्डर मिल रहे हैं तो नंबर अच्छे आ रहे हैं। सो मोमेंटम खेलना चाहो खेल लो, लेकिन अदरवाइज ये ट्रिगर पे तो आप एक बार पहले क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद काम करना है, क्योंकि आई थिंक कि इसमें कुछ डीप डाउन कोई इशू नहीं है, मतलब डीप डाउन कोई दिक्कत है जिसके दम पर आप एक बार को अवॉइड कर सकते हो उसको, इस वजह से मतलब हेवेल्स और प्रमोटर वाली होल्डिंग के हिसाब से। निशान जी सर, बॉट 100 शेयर ऑफ डीमार्ट टुडे फॉर शॉर्ट टर्म। निशान जी, वैसे तो आई एम नॉट द राइट मैन फॉर शॉर्ट टर्म। पास 3900 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, 3900 4000 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। डीमार्ट केस में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबिलिटी अभी लगती नहीं मुझे, कि बहुत लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक, और पहले भी इसका मैंने कई बार यहाँ पर मेंशन किया कि इसमें वही सेम चीज़ है जो हैप्पीएस्ट माइंड में है। डीमार्ट केस में इक्विटी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि 75% प्रमोटर के पास है, F&O में शेयर है नहीं, तो बाकी फंड्स के पास भी है। सो कितनी ही पब्लिक के पास शेयर होंगे, तो इसलिए एक बार को वो फिर भी सेफर जोन है फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म। लेकिन वैसे भी डेट फ्री काइंड ऑफ स्टेटस है इनका, अच्छे रिटेल एक्सपेंशन है, 50,000 करोड़ डॉलर की बड़ी पॉसिबिलिटी है जिसको कंपनी कैश करेगी। सो अदरवाइज भी अच्छे टेलविंड्स हैं इसके साथ, तो डीमार्ट में आप बने रह सकते हो, बट शॉर्ट टर्म बने रहना ठीक रहेगा या नहीं उसके लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ। वो आप किसी और बढ़िया जानकार से पूछ सकते हो, या ये जो टेक्निकली ट्रैक करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा कॉल होगा। और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आराम से आप होल्ड कर सकते हो, डीमार्ट में बहुत रिस्क नहीं है वहाँ पर। गुड आफ्टरनून सुमित जी, प्लीज़ गिव व्यू ऑन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, IRB इनफ्रंट इंडियन ओवरसीज बैंक, कैन आई एंटर एट CMP? पस्ताजिया साहब, पहली चीज़ उत्कर्ष के केस में उत्कर्ष नहीं था, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, वो जीवन था जिसका QIP से नीचे कामकाज कर रहा है, इसका QIP नहीं आया उत्कर्ष का शायद। लेकिन स्टिल आई विल से कि IOB इज़ बेटर, लेकिन IOB से अच्छे PSU बैंक अवेलेबल हैं। आपने क्योंकि तीनों छोटे डिनोमिनेटर के शेयर उठा लिए हैं, ये देख के कि दाम छोटा है तो मैं ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी उठा लूँगा इस टाइप से। लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा कि उत्कर्ष, IRB एंड IOB तीनों के तीनों ही, अगर आप मोमेंटम चेज़ करने वाले प्लेयरों में हो, आपको ये बात पता है कि बाज़ार में कैसे मोमेंटम राइड करना है और कैसे एग्जिट करना है, तो आपके लिए बिल्कुल एप्ट है, स्पेशली IRB, क्योंकि IRB और HCC में एक बार को फिर भी अभी थोड़ा मूव बाकी है दोबारा, स्पेशली HCC में, क्योंकि वहाँ पे वो राइट्स चल रहा है, तो राइट्स कंप्लीट होने के बाद पार्टिसिपेशन अच्छा आएगा राइट्स में, उसके बाद देखते हैं कैसा काम करता है, तो वहाँ एक बार को सिचुएशन फिर भी बेटर है। लेकिन IRB भी चल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से पहले, बट IOB और मतलब बजट कह रहा हूँ गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले, और बाकी IOB और इसके केस में उत्कर्ष में थोड़ा आप देख के कॉल लेना, और मोमेंटम चेज करना आता तो आप उसके हिसाब से रणनीति अपनी बना सकते हो। ओके, इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ, किधर गया? ओके, मेरे पास सवाल आने बंद हो जाते, पता नहीं बीच बीच में क्यों, उसी में ही लगा हुआ कि सवाल मिल जाए। डॉक्टर साहब ज़रा सवाल थोड़े से और भेज दिए, मेरे पास सवाल की कमी हो रही है। ओके, BEL विशाल साहब, एज ऑफ नाउ तो बने रहो स्टॉक के अंदर, ज़्यादा बेटर डील है ये,
बने रहने के लिए, क्योंकि चला कम है, कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, और जो फरवरी के फंड के आंकड़े थे उसमें भी बीईएल के अंदर थोड़े से पोजीशंस होल्ड होते हुए दिखाई पड़ी हैं फंड्स की तरफ से। सो अदरवाइज भी सिचुएशन बेटर है कंपेरेटिवली, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे बने रह सकते हो, और एक शायद अपसाइड थोड़ा सा और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एशियन पेंट 60 शेयर एट 1200 होल्ड और सेल और बाय मोर फ्री के हैं। तो बॉबी साहब, इतने पुरानी खरीदारी है आपकी, आप ऑलरेडी फ्री के शेयर होल्ड कर रहे हो, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आराम से बने रहो। फिर अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बॉटम पे शेयर क्यों बेच रहे हो? 2800 के आसपास के 52 वीक्स लो की तरफ ही शेयर जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा चला नहीं है, तो आपका पेशेंस टूट रहा होगा शायद, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप बेचना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर आप इतने टाइम से होल्ड ही कर रहे हो, फ्री का ही शेयर है और पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ही बेचना? अच्छा असेट है, असेट ख़राब नहीं हो गया है कोई, और आपको इसलिए लग रहा है कि ग्रासिम अपना 52 वीक्स हाई काट रहा है क्योंकि वो पेंट में एंट्री मार रहा है। सर, अगर ऐसा ग्रासिम नहीं करता तो एशियन पेंट से मौके कैसे मिलते हैं आपको दोबारा एक्यूमुलेट करने को लेकर? सो बेटर इसकी अभी तो आप होल्ड ही करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा मुझे खोने के लिए यहाँ है इसमें अब, और पेशेंस लग सकता है और थोड़ा ज़्यादा। ये HUL, ये एशियन पेंट, ये DV स्लैब, ये HDFC बैंक, ये सब बहुत पेशेंस लेंगे, क्योंकि ये चले ही नहीं है 3 साल से, तो वहीं के वहीं खड़े हैं, इसलिए सबको लग रहा है कि चलते ही नहीं है। बिलीव मी, इन सब ने एक समय तक बहुत बड़ा मल्टी बैगर टैग अपने ऊपर ओन किया है, चाहे HUL हो, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे DVs हो, चाहे HDFC बैंक हो, और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली पैसा जनरेट करके दिया है, तो थोड़ा रेस्ट बनता भी है। ऐसा ही पैसा टाइटन नहीं बनाया है, टाटा मोटर नहीं बनाया, सो इनके भी दिन आएंगे कभी ना कभी ऐसे रेस्ट करने के। लेकिन अभी के लिए आप अगर नया कोई ऐड करना चाहता है तो एशियन पेंट में कोई खास हार्म नहीं है, ये बॉबी साहब ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे, ये वो बहुत समय से होल्ड कर रहे हैं। और बॉबी साहब, आपके लिए भी कोई खास ऐसी दिक्कत है नहीं होल्ड करने में, बट आप पैसे की ज़रूरत है तो बात ही अलग है फिर तो। इसके अलावा सुबेक्स, पांडे जी अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। वैसे तो उसमें बीच में खबरें आती रहती हैं, एक एक टाइप को लेके कुछ कुछ करके, खबरों को लेकर कि इसके साथ करार किया, ये ऑर्डर मिला इनको, बट अगेन इस तरह के ऑर्डर और इस तरह के खबरों के बीच में भी शेयर चलता है, तो एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो या ना हो। पहले से बहुत पैसा इरोड किया है लोगों का, 100 रुपये के आसपास से शेयर टूटता हुआ आया था नीचे, 70 रुपये के आसपास से। सो एक बड़ी वेल्थ इरोधन की जर्नी इसके साथ रही है, तो उस पार्ट को भी आप भूलिए नहीं, और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति आप बना के रखिएगा, लेकिन अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छा IT ऑप्शन वैसे ही नीचे मिल रहा है आपको, L&T इन्फोटेक माइंड ट्री नीचे है, इवन TCS भी बहुत ऊपर नहीं है, टेक महिंद्रा नीचे है, सो उनको आप फिर भी एक बार को देख लो, इंस्टेड ऑफ दीज छोटे छोटे स्मॉल कैप IT कंपनीज से पहले आप उसको प्रेफरेंस दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अभी मिड कैप या स्मॉल कैप की वेव थोड़ी और कम हुई तो ये वैसे ही वाइप आउट हो जाएंगे, सो इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा इनका आप। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मिड में कहीं, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर पेजेस पे मौजूद रहते हैं, आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपना वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें। नमस्कार।